नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं अंदर की बात मुजम्मिल सोहरवर्दी के साथ। मैं हूं अली वारसी, मेरे साथ इस वक्त मौजूद है मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब। सर कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं, कैसी तबीयत है आपकी? बिल्कुल ठीक सर। सर ये बताइएगा, ये कामरान मुर्तजा साहब कल कह रहे थे कि पीटीआई कंफर्म करे कि उनके मुज़ाकरात हो रहे हैं या नहीं हो रहे, वरना हम इत्तेहाद तोड़ देंगे। मुझे तो लग रहा है ये इत्तेहाद तोड़ने को ही फिर रहे हैं। नहीं था, बन गया। कोई जो भी उनका इत्तेहाद आपस बना में कब था? नहीं, पता अली नहीं। बादशाह साहब, कोई तारीख, कोई इलामिया, कोई आपको याद है इत्तेहाद का अनाउंसमेंट कब हुई थी? सर उन्होंने भी जरा बेग सी बात की, उन्होंने कहा हम पीछे हट जाएंगे। नहीं नहीं, देखे ना, मौलाना फजल रहमान अभी भी पीडीएम के सरबराह हैं और हम्म, पीडीएम कायम है। उन्होंने ठीक। पिछले दिनों खुद एक जलसे में कहा कि मैं पीडीएम का सरबराह हूँ, मैं ऑपोजिशन में हूँ, पीडीएम की सारी पार्टियां हुकूमत में है। तो ये कोई ऐसी बात थोड़ी है, इत्तेहाद दोनों तरफ है। तो पहले तो वो हम्म, पीडीएम की सरबराही से इस्तीफा दें, फिर वो किसी और जगह जाएंगे ना मौलाना फजलुर रहमान। उन्होंने पीडीएम सही। की सरबराही से इस्तीफा दिया है। तादम गुफ्तगू वो हम्म, पीडीएम के सरबराह हैं, ना पीडीएम की पार्टियों ने उन्हें निकाला है, ना उन्होंने इस्तीफा दिया। और जब हम्म, दिल चाहता है वो पीडीएम की सरबराही की टोपी अपने सर पे पहन लेते हैं, जब दिल चाहता है वो पीडीएम की सरबराही की टोपी अपने सर से उतार देते हैं। लेकिन कतई नजर इस बात के, कामरान मुर्तजा साहब का गिला जायज भी है और नाजायज भी है। अगर तो तहरीक इंसाफ ने उनसे इत्तेहाद इस पॉइंट पे बनाया है कि दोनों पार्टियों में से कोई भी एस्टेब्लिशमेंट से बात नहीं करेगा, तो फिर तो यकीनन कामरान मुर्तजा साहब का गिला जायज है। अगर तो इत्तेहाद की शर्त यह है कि हम में से कोई भी एस्टेब्लिशमेंट से बात नहीं करेगा, और अगर की जाएगी तो इत्तेहाद के प्लेटफॉर्म से की जाएगी, और अगर कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग मौजूद थी तो फिर तो ये जेयूआई पर भी लागू होगा ना, कि बिल्कुल। वो नहीं, क्योंकि पीटीआई से ज्यादा तो एस्टेब्लिशमेंट से जेयूआई के राब्ते हैं। ट्रू। ये जरूर है कि पीटीआई वाले जरा हल्के पेट के हैं, शोधे हैं। अभी बच्चा पैदा ही नहीं हुआ होता, लुडियां पहले पानियां शुरू कर देंगे ने, अभी कोई मुलाकात हुई नहीं होती, बातचीत की कोई तारीख नहीं होती, और लुडियां पानियां शुरू कर देंगे ने, गल हो गई, गल हो गई, गल हो गई। जेयूआई वालों की बात हो जाए, मुलाकातें हो जाए, वो हवा नहीं लगने देते किसी को। अब बात हम्म, समझे, मतलब 26वीं आईनी तरमीम में क्या मौलाना फजलुर रहमान उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते में नहीं थे? दिन में बिलावल जाते थे, रात में तो डीजीआई जाते थे। आप मेरी बात सुन। हम्म, हम्म। लेकिन मैं एक और बात करता हूँ कि क्या शक है जेयूआई को कि बात नहीं हो रही? आज आजम सवाती साहब ने कुरान हाथ में उठा के सूरह बकरा की तिलावत करके कहा है कि मुझे खान ने कहा है बात करेंगे। तो अब हम्म, कामरान मुर्तजा साहब को कुरान मजीद के ऊपर सूरह बकरा की तिलावत के बाद जो कसम खा के बात की गई है उस पर यकीन नहीं है, और वो कहते हैं असद कैसर कहेगा तो यकीन आ जाएगा। मुझे ये भी बड़ी मजे का खेज बात लगी। मतलब आजम सवाती साहब की वीडियो उनको दिखा दें, उन्होंने कुरान मजीद हाथ में पकड़ा हुआ है, सूरह बकरा की वो तिलावत कर रहे हैं, कसम वो खा रहे हैं, और कह रहे हैं कि खान ने मुझे कहा है एस्टेब्लिशमेंट से बात करें, और मेरी मुलाकात वो कह रहे हैं बुध वाले दिन तय है। और कामरान मुर्जा साहब कह रहे हैं कि नहीं, अभी हमें इबाम है, असद कैसर साहब क्लैरिफाई कर दें। भाई कुरान तो उतने की क्लैरिफाई कर दीजिए। सर वो सेक्रेटरी जनरल साहब हैं, सलमान अकरम राजा साहब, वो कह रहे हैं कि आजम सवाती शायद अपने तौर पर कर रहे हैं, पीटीआई के प्लेटफॉर्म से कोई बात नहीं हो रही। देखो, आजम सवाती ने कब कहा है मैं पीटीआई की बात कर रहा हूँ? वो कह रहे हैं मुझे इमरान खान ने कहा है। हम्म, अगर अगर सलमान अकरम राजा को भी आजम सवाती के कुरान पे एतबार नहीं, कि मेहनते है, तो उसमें मेरी गाल समझो। मुझे तो यही किसी ने बताया कि अगर कोई कुरान उठा के कोई बात कह दे तो फिर उस पर शक की गुंजाइश नहीं है, ये उसका और अल्लाह का मामला है। ठीक है ना? हम्म, अब कामरान मुर्तजा साहब को भी चाहिए आजम सवाती साहब की वो वीडियो देख लें जिसमें वो कुरान मजीद हाथ में उठा के सूरह बकरा की तलावत करके झूठों पे लानत डाल के तो ये कह रहे हैं कि मुझे खान ने कहा है कि मेरी जेब में खोटे सिक्के हैं, मेरे जो और लोग एस्टेब्लिशमेंट से मिलते हैं वहां मेरी बुराइयां होती हैं, और मेरे लोग हंसते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं। आजम सवाती, तुम जाओ और मेरे लिए बात करो। जरा आप सुने, तुम जाओ और मेरे लिए बात करो, ये आए है। अब इसमें भाम वाली तो मुझे कोई बात लगती नहीं। उसके बाद उन्होंने नदीम मलिक के इंटरव्यू में कहा है कि मेरी बुध को मुलाकात है, लेकिन जी। साथ ये भी कहा है
कि वो किसी जर्नैल या किसी एस्टेब्लिशमेंट के बंदे से नहीं है। लेकिन अगर आप पहली गुफ्तगू को जोड़ें, पहली जो कुरान उठा के वो गुफ्तगू कर रहे थे, उसमें उन्होंने और पैसे भी की कि हमने एक आसिम मुनीर के उस्ताद के जरिए, एक एंकर के जरिए और आरिफ अलवी साहब ने कुछ लोगों के जरिए जनरल आसिम मुनीर से राब्ते की कोशिश की है। अब मैं ये समझता हूँ कि अगर उन्होंने नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में ये बात कही है कि मैं किसी फौजी जर्नैल से नहीं मिल रहा, तो हो सकता है वो आसिम मुनीर के किसी करीबी आदमी से मिल रहे हो। आप समझे ना? हम्म। जब वो कह रही हैं कि मेरी बुध को बड़ी अहम मुलाकात है, हालांकि मुझे ये लगता है कि इस मुलाकात से होना कुछ नहीं, पर अपने बरादरम जवेद चौधरी साहब ने कहा है बुध को खुशखबरी आ जाएगी। अब मैं मतलब बरादरम जवेद चौधरी साहब को गलत नहीं कह सकता, मुझे नहीं लगता खुशखबरी आएगी। लेकिन टेक्निकल बात यह है कि अगर आजम सवाती साहब ये कह रहे हैं कि मेरी बुध को निहायत अहम मुलाकात है और वो किसी फौजी से नहीं है, और उन्होंने अपनी पहली वीडियो में ये कहा है कि हमने आसिम मुनीर के उस्ताद के जरिए, एक एंकर के जरिए और लोगों को, इसका मतलब है वो किसी सिविलियन जो जनरल आसिम मुनीर के या जनरल आसिम मलिक के बहुत करीब है, उसके जरिए बातचीत कर रहे हैं। कोई बीच हम्म। में, आपको पता है, बैक चैनल में कोई सिविलियन मौजूद है जो इधर की बात उधर करता है, उधर की बात इधर करता है। जो मुझे आजम सवाती की गुफ्तगू से बात समझ आती है कि वो डायरेक्ट फौज से बात नहीं कर रहे, बीच में कोई बंदा है जो उनका पैगाम ले जाता है, वापस लाता है, ले जाता है, वापस लाता है, और हम्म। उस बंदे से उनकी बुध को मुलाकात। ठीक दुरुस्त। है ना? तो अब अगर किसी को आजम सवाती के कुरान पे एतबार नहीं, तो भाई मैं तो कुछ कह नहीं सकता। आप ऐसा कीजिएगा, वो जो कुरान वाली वीडियो है वो कामरान मुर्जा साहब को व्हाट्सएप कर दीजिए। ठीक है। ठीक है ना? बस कि सही होगा। भाई उन्होंने कुरान हाथ पे रख के बात की है। और सलमान अकरम राजा साहब को भी व्हाट्सएप कर दीजिएगा कि भाई उन्होंने कहा है, मुझे खान ने कहा है, पीटीआई की अप्रूवल की जरूरत ही नहीं। देखो, खान नहीं तो कुछ नहीं। मतलब जब खान ने कह दिया तो सलमान अकरम राजा की क्या वैल्यू है? हम्म। किथे मेहर अली, किथे तेरी सना, ये गुस्ताख अखियां किथे जा लड़ियां। तो सलमान अकरम राजा साहब खुद को अगर तो खान साहब से इंपॉर्टेंट समझ रहे हैं तो मुझे नहीं पता। लेकिन आजम सवाती कहता है कि कुरान उठा के कह रहा है कि मुझे खान ने कहा है बात करने के लिए, और मैं खान के लिए बात कर रहा हूँ। और उसने यूट्यूबर्स को भी कहा है कि तुसी खान नु रिहा नहीं होंदे रहे, और उन्हें कुरान चुक के कहा कि मैं गंडापुर के नाल खड़ा। काफी हो गई गल, समझ आ गई। हम्म। हम्म। अब जो आज करक में आपको पता है कन्वेंशन हुआ, वहां जी। पे प्ले कार्ड्स क्या थे? मोहसन नकवी और बैरिस्टर साहब भाई भाई। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका मतलब एक पीटीआई कड़क की अपनी ही हुकूमत के खिलाफ मुजाहरा कर रही थी, कन्वेंशन कर रही थी। उत्थे हाँ। कोई वफाकी हुकूमत के खिलाफ प्ले कार्ड नहीं सन। उत्थे बैरिस्टर उन्होंने साहब के अपनी खिलाफ। केपी की हुकूमत के खिलाफ ही बैरिस्टर साहब के खिलाफ प्ले कार्ड सन। तो टेक्निकली तो वो जुनेद अकबर जो है वो गंडापुर के खिलाफ कर रहे हैं। तो हम्म। ऐसे में एस्टेब्लिशमेंट से क्या बात हो सकती है? एस्टेब्लिशमेंट एंजॉय कर रही होगी। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा सर, दूसरी तरफ हुकूमत के जो वहां पर इत्तेहाद में अगर कोई दरार आ रही है तो यहाँ भी आ रही है। आज नासिर हुसैन शाह साहब ने ये बात कही है कि अगर हुकूमत जो है वो नहरों वाले प्रोजेक्ट से पीछे नहीं हटेगी तो हम इत्तेहाद से पीछे हट सकते हैं, हम इत्तेहाद तोड़ सकते हैं। आप इस पर क्या कहेंगे? अच्छा, आपने नासिर शाह साहब की गुफ्तगू सुनी? अपना जी। अपना मिजाज है ना। मैंने मुराद अली शाह साहब की गुफ्तगू सुनी। ठीक है। हम्म। हम्म। अब मुराद अली शाह साहब ने क्या कहा है? मुराद अली शाह साहब ये कहते हैं कि जो लोग हमें ये कह रहे हैं कि हुकूमत से बाहर आ जाएं, क्या उन्हें ये अंदाजा है कि जब हम हुकूमत से बाहर आ जाएंगे तो कोई नई हुकूमत नहीं बन सकेगी? हम्म। और जब कोई नई हुकूमत नहीं बन सकेगी तो फिर मुल्क में टेक्नोक्रेट आ जाएंगे और निगरान आ जाएंगे। ट्रू। तो फिर तो नहरें बनानी बहुत आसान हो जाएंगी। पहले भी जो नहरों की अप्रूवल हुई है इरशा से, वो निगरान दौर में हुई है। जी। वो कहते हैं जो लोग हमें ये कह रहे हैं कि मौजूदा सिस्टम को गिरा दें नहरों पर, वो नहरों की राह हमवार कर रहे हैं। हम्म। क्योंकि इस वक्त तो नहरों की राह में एक पॉलिटिकल प्रेशर है ना, पीपल्स पार्टी का। जी जी जी। फर्ज कर ले पॉलिटिकल प्रेशर खत्म हो जाता है, हम्म। टेक्नोक्रेट आ जाते हैं, फिर क्या होगा? जैसे काकड़ का दौर था, मतलब सिंध में एक निगरान वजीर आला होगा, वो नहरों के ऊपर दस्तखत कर देगा। जी, और ना भी करे उस वक्त तो फिर कोई फायदा नहीं ना है, क्योंकि और पॉलिटिकल तो तो बात ही इसलिए है। आप मुराद अली शाह साहब की गुफ्तगू सुना करें ठीक कि है। हो कुछ भी हो जाए, ऐसी हुकूमत नहीं छड़नी।
ठीक हो तुझे गया। मेरी गल समझो। वो कहते ने नहरे और नो नहरे, हुकूमत नहीं छड्डनी, ना हुकूमत दी हिमायत छड्डनी है। ठीक हो गया। अच्छा सर, आज़म नज़ीर तारड़ साहब खूब गरजे बरसे हैं। उन्होंने कहा है कि जजेस जो हैं उन्होंने अगर केसेस नहीं सुनने तो घर चले जाएँ, ये कोई शाही दरबार नहीं है, आईनी अदालतें हैं। ये वही आज़म नज़ीर तारड़ साहब हैं जिन्होंने जजेस को जो है वो रखवाना था, तो उन्होंने एक जो है वो फ़ोन आया था जनरल बाजवा साहब का, और उन्होंने जाकर वोट दे दिया था बंदयाल साहब के जजेस को। तो ये जो सिखाए किसने हैं ये आदाब, जो क्या कहते हैं उसको, एक शेर है ना कि ज़रा वो खुल के आ रहे हैं, ये क्या वजह है इसकी? देखो जी, जब तो जुडिशरी के पास एसएचओ था, तो जुडिशरी की बदमाशी थी। हुँ, अब जुडिशरी के पास एसएचओ नहीं है, जुडिशरी की बदमाशी नहीं है। सादा सी बात है। इसका मतलब उमर अताब बंदयाल साहब उस वक़्त भी अपने जज लगवाने की पोज़ीशन में नहीं थे, बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान। हुँ, फ़ोन बाजवे की, उन्हें भी फ़ौज की ज़रूरत थी अपनी मर्ज़ी के जज लगवाने के लिए। और उन्होंने बाजवा साहब से कहा कि मेरी मर्ज़ी के जज नहीं लग रहे, तो मैं इस हुकूमत को घर भेज दूँगा। आप मुझे कहते हैं इस हुकूमत को घर नहीं भेजना, तो फिर आप मेरी मर्ज़ी के जज लगवा के दें, वोट लेके दें। तो एक मीटिंग में जब आज़म नज़ीर तारड़ और अटॉर्नी जनरल ने वोट खिलाफ डाला था, अगली मीटिंग में हक में डाल दिया। दुरुस्त। आप उस तरफ ही रेफ़रेंस करें। हुँ, देखिए, इस वक़्त मामला बाबर सितार साहब का और मोहसिन अख्तर कियानी, ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो हो रहा है, हुँ, ठीक है ना? और जी, जी। आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने टेक्निकली बाबर सितार साहब को ललकारा है कि जी केस नहीं सुनने तो घर जा। हुँ, शाही दरबार तो नहीं है। आप मैं ये समझता हूँ कि ये मामला अब आहिस्ता-आहिस्ता, एक तो सीनियरिटी वाला मामला आईनी बेंच में अगले हफ्ते लग रहा है। वहाँ डिसाइड हो हुँ, जाएगा और सरफराज डोगर साहब की कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिटिमेसी बन जाएगी और वो 18 को पक्के चीफ जस्टिस भी हो जाएँगे। उनकी सीनियरिटी पे आईनी बेंच की मोहर भी लग जाएगी और उसके बाद ये जो चाय की प्याली का तूफ़ान है, ये डूब जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि उसके बाद भी इस्लामाबाद में कोई एक ऐसा करना पड़ेगा कि एक आधा जज फारग करना पड़ेगा। अ, हुँ, हुँ, आप मेरी बात सुनिए। अब वो बाबर सितार साहब का ग्रीन कार्ड है या और किस तरह है, ये अब मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे टेक्निकली बात आज ये सेंस समझ आती है कि गवर्नमेंट जो है वो बाबर सितार साहब के खिलाफ कोई महाज़ बना रही है, जो आज आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने गुफ्तगू की है। हुँ, और गवर्नमेंट सरफराज डोगर साहब के साथ आके खड़ी हुई है और उसका ये ऐलान है कि हम सरफराज डोगर साहब के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कोई बगावत बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अगर कुछ जजों ने उन्हें वहाँ अंडरमाइन करने की या उनकी ताकत को चैलेंज करने की कोशिश की, तो हम फिर उनको शाही दरबार नहीं लगाने देंगे। तो आप ये समझें कि आज वफाकी हुकूमत ने या लॉ मिनिस्टर ने सरफराज डोगर की हिमायत और बाबर सितार और मोहसिन अख्तर कियानी साहब को कहा है कि तानू फिर छड्डांगे नहीं निबड़ना। सर ये आपने बड़ी एक इम्पोर्टेंट बात की है। देखें, वो बार-बार ये कहते रहे हैं मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो हैं कि मैं नहीं मानता सीनियरिटी को, हम नहीं मानते सीनियरिटी को। 5 जजेस के खत भी मौजूद हैं। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच से जो है वो सरफराज डोगर साहब के हक में फैसला आ जाता है, तो आपको लगता है कोई इस्तीफ़ा आ सकता है? यार ये अब मैं आपको बताऊँ, अगर इस्तीफ़ा शुजात अली खान और अली बाकर नजफ़ी ने नहीं दिया, हुँ, अगर इस्तीफ़ा मंसूर अली शाह ने सुपरसीड होने के बाद नहीं दिया, तो फिर मोहसिन अख्तर कियानी क्यों देगा? हुँ, मेरा मतलब है कि मंसूर अली शाह, अगर इस्तीफ़ा देना होता तो पहले मंसूर अली शाह साहब देते कि सुपरसीड हो गए हैं, ठीक हुँ, है ना? हुँ, तो मेरा ख़्याल है अदलिया में सुपरसीड होने पर इस्तीफ़े की तो रिवायत ख़त्म हो गई, वो कोई रिवायत नहीं है। आप ठीक। सुपरसीड हो जाएँ, आप डीटो के काम करते रहें। होना यही चाहिए कि रिज़ाइन दे दें। मैं एग्री करता हूँ आपसे इस बात पे। लेकिन हुँ, चूँकि जज समझते हैं कि फिर ढीठ होके बैठे रवांगे, सानू की है, तनख्वाह ते लभ रही है, गड्डी लभ रही है, मराहत लभ रही है, माड़ा चंगा केस भी लग जांदा है कोल, नहीं लगेगा, हुकूमत काम ना लवे, पैसे तो दे रही। तो हुँ, अब वो मुझे नहीं लगता मोहसिन अख्तर कियानी साहब रिज़ाइन देंगे। वो मंसूर अली शाह साहब की तरह ताक में बैठे रहेंगे कि जब मौका मिलेगा हमला करूँगा, जब मौका मिलेगा हमला करूँगा। शायद कि मेरा भी कोई वक़्त आ जाए, जैसे मंसूर अली शाह साहब कभी-कभी हमला दे करते हैं, कभी बात करते हैं, कभी खत लिखते हैं, कभी कोई फैसला देते हैं। तो ऐसे ही मोहसिन अख्तर कियानी साहब भी बैठे रहेंगे। मुझे नहीं लगता कि वो रिज़ाइन देंगे। ठीक हो गया। अच्छा सर, फाइनली आपने देखा होगा कि अभी 2-3 दिन पहले एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें कुछ उलमा जो हैं वो वहाँ पर मौजूद थे, जिन्होंने ये कहा कि जी हम
बहुत इसराइल के ऊपर जो है वो जिहाद उन्होंने फर्ज करार दे दिया, और भी बहुत सारी लंबी चौड़ी उन्होंने गुफ्तगू की हैं। तो ये इसराइल के ऊपर जिहाद फर्ज, पाकिस्तान का ना बॉर्डर लगता है ना क्या, ये किस तरह भेजेंगे वहां पर? पहले भी हम जो है वो पूरी दुनिया में बदनाम है इन कामों के लिए, अनवारंटेड जंगें शुरू करने के लिए अपने सिविलियंस के जरिए। ये क्या क्या ये किस किस्म का फतवा है, इसको किस तरह देखते हैं? ये सारे जो मुफ्ती हैं ना, ये अरबपति। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के पास 8 करोड़ रुपए की गाड़ी है जिसमें वो सफर करते हैं। कितने अरब रुपया उनके बैंक में कैश मौजूद है। तारिक जमील साहब के पास भी अरबों रुपए हैं। ये सारे मुफ्ती अल्लाह के फजल से अरबपति हैं। ठीक है। इन्हें के अपनी पूरी नहीं, आधी दौलत ही गजा के बच्चों को देते हैं। जहाद फर्ज हो गया ना। हम्म। जहाद फर्ज हो गया तो ये मुफ्तियां तो फर्ज नहीं होया। सिर्फ रियासत पाकिस्तान ते फर्ज होया है। मुफ्तियां ਨੂੰ अपनी दौलत अपने ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਦੀ इजाजत है। ਇਹ और ਅਰਬਪਤੀ जहाद ਰਹਿਣ, ਇਹ 8-8 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਫਿਰਨ और गजा ਦੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ। ਇਹ ਤੇ नहीं हो सकता ना। मुफ्ती तकी सर, उस्मानी साहब को चाहिए, जिहाद तो माल से भी हो सकता है ना? मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को चाहिए कि सुबह अपनी आधी दौलत जो है वो गजा के फलस्तीन के नाम कर दें। मौलाना तारिक जमील साहब को भी चाहिए कि अपनी आधी दौलत फलस्तीन, मैं पूरी नहीं कह रहा, कम तर दर्जे का जहाद इन पर फर्ज हुआ है। मैं समझता हूँ सारी दौलत देंगे तो फिर मेरा मतलब है तो आला दर्जे का जहाद फर्ज हो जाएगा ना कि आप सारी। मैं कह रहा हूं कि इन मुफ्तियान पर कम तर दर्जे का जहाद फर्ज है, बाकियों पे मुकम्मल फर्ज हो गया है। इन पर कम तर दर्जे का ये अपनी आधी आधी दौलत जो फालतू है इनके पास, अरबों रुपए इनके बैंकों में, ये वो गजा के फलस्तीनियों को बच्चों को के लिए मुख्तस कर दें और कहें कि हम उधर भेज रहे हैं। है इनमें इतनी हिम्मत? 5 स्टार होटल में बैठ के फतवा देना, 8-8 करोड़ की गाड़ियों में बैठ के आना और कौम के बच्चों को जहाज पे लगाना, अपने बच्चों को अमेरिका पढ़ाना। छोड़ दिया। अब हमने अफगान जहाज में भी ये सारे ड्रामे देखे हैं और अब भी हमारे साथ ये ड्रामे ये मुफ्ती ना ही करें तो बेहतर है। ये पहले अपने ऊपर फर्ज करें। पहली बात तो ये है कि ये अगर इस्लाम दीन इस्लाम के ऊपर हैं तो इनको चाहिए इनके पास जो इजाफी दौलत है वो फिर डोनेट करें, तो तरीका है इस्लाम में। तो मेरा मतलब है कि रुपये ਤੁਸੀਂ अरबा जमा करी जाने ने, 8-8 करोड़ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ 50-50 करोड़ ਦੇ ਕਾਰ ਤੇ मेरा मतलब है कि रोलेक्स घड़ियां ते जहाज फर्ज। हाँ। ठीक हो क्या? सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इन चारों मौजूआत के ऊपर अपना जो ओपिनियन था वो दिया। उम्मीद है कि आवाम को पसंद आया होगा। आप लोग कमेंट करके अपनी राय भी दे सकते हैं। फिलहाल के लिए हमें इजाजत दीजिए। अंदर की बात मुजम्मिल सोहरवर्दी के साथ के प्लेटफॉर्म से आदाब।